हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 कल जो पढ़ाया था, आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और काफ़ी सारी चीज़ों को नया, बहुत सारी चीज़ों को सीखे होंगे, है ना। तो जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर 4, जिसको हम लोगों ने कल शुरू किया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उस चैप्टर में और आगे बढ़ते हुए कल हम लोग जहाँ तक पढ़े थे तो उसके अनुसार किसी भी मटेरियल का या सब्सटेंस का प्रॉपर्टी बहुत मायने रखता है ये बताने के लिए कि वो मेटल है या नॉन मेटल है ना। तो किसी भी मटेरियल को मेटल और नॉन मेटल हम कब कहेंगे, जब उसके प्रॉपर्टी के वैल्यू को हम लोग एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ये सब प्रॉपर्टी जो है, ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेटल्स का है, ये प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स का है, और उस आधार पर हम किसी भी मटेरियल को ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये सिमिलर प्रॉपर्टीज जो है वो मेटल्स का है, इसलिए दिया हुआ कोई भी सब्सटेंस मेटल है या नॉन मेटल है ना। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है जिसके आधार पर हम किसी भी मटेरियल को, किसी भी एलिमेंट को अगर हम लोग कहें कि ये मेटल है, या किसी भी एलिमेंट को हम ये कहें कि वो नॉन मेटल है ना। तो इस हिसाब से जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। वन इज कॉल्ड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड अनदर इज कॉल्ड द केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, कौन कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है किसी भी एलिमेंट को, है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सा होता है। तो आज बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, है ना। तो एक क्वेश्चन क्या रह जाता है कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या अंतर है ना। तो याद रखिएगा, कभी भी जब फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे ना, तो समझिएगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जिस जो प्रॉपर्टी उसके जब किसी एलिमेंट को अगर हम देख रहे हो तो देखने पर वो कैसा लगता है, फिजिकली वो उसका अपीयरेंस कैसा है ना। वैसे केसेस में जो प्रॉपर्टीज होता है उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, जो बेसिकली उसका रंग कैसा है, उसका लाइट पर इफेक्ट कैसा है, उसका वो प्रॉपर्टी जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, है ना, हम केवल महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। जब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टी होता है जिस प्रॉपर्टी के कारण किसी भी एलिमेंट में किसी दूसरे एक सब्सटेंस या कंपाउंड या किसी दूसरे एलिमेंट के साथ उसका अगर सामना हो तो उसका बिहेवियर किस तरीके का होगा, है ना। जैसे किसी एलिमेंट का प्रॉपर्टी पानी के साथ कैसा होगा, ऑक्सीजन के साथ कैसा होगा, एसिड के साथ कैसा होगा, बेस के साथ कैसा होगा, ये सब चीज़ क्या होता है ये हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो जब किसी एलिमेंट का बिहेवियर किसी दूसरे सब्सटेंस के कंपैरिजन में चेक किया जाता है कि इस सब्सटेंस के साथ उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। वैसा सब्सटेंस जिसके जिसके थ्रू उसका कंपैरिजन किया जाता है किसी भी एलिमेंट का, वो हो सकता है वाटर के साथ। ऐसा तो बहुत सारा प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन जो बेसिकली आपको पढ़ना है वो बिहेवियर विथ वाटर, बिहेवियर विथ ऑक्सीजन, बिहेवियर विथ एसिड, बिहेवियर विथ एनी सॉल्ट, बिहेवियर विथ एनी बेस, है ना। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो क्योंकि हमको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो हमको दोनों प्रॉपर्टीज को एनालाइज करना पड़ेगा। व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट एंड व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट, है ना। और बाद में फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो जो प्रॉपर्टीज बेसिकली किसी भी एलिमेंट में चेक किया जाता है, whether to check the given element is a metal or non metal, कोई एक एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, उस चेक करने के दौरान किन किन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा जाता है, उसके ऊपर हम एक एक करके आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी आता है स्टेट, है ना। हम दोनों में चेक करेंगे कि मेटल में अगर होगा तो उसका स्टेट क्या होगा, और नॉन मेटल्स में होगा तो उसका स्टेट क्या होगा, है ना। वैसे ही अगर स्टेट के बाद हम चेक करेंगे हार्डनेस, फिर आता है स्ट्रेंथ, लस्टर। तो
तो जिन जिन फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात करेंगे वो दोनों कैटेगरी में चेक करेंगे, क्लासिफिकेशन के दोनों कैटेगरी में चेक करेंगे कि मेटल्स में इस फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या बिहेवियर होता है और नॉन मेटल्स में इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में नॉन मेटल्स में क्या बिहेवियर होता है। ठीक है, तो हम एक एक करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। जो पहला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो है स्टेट, है ना। जब भी केमिस्ट्री में स्टेट की बात होगी तो आप समझ जाइएगा कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी एलिमेंट या किसी भी अलग मटेरियल के स्टेट का बात कर रहे हैं तो हम उसके सॉलिड, लिक्विड या गैस होने की बात कर रहे हैं, है ना। कोई एलिमेंट का, किसी सब्सटेंस का, किसी मटेरियल का सॉलिड होना, लिक्विड होना या गैस होना को हम कहते हैं कि वो हम उसके स्टेट के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो जनरली ऑल द मेटल्स, है ना, जितने भी मेटल्स हैं बेसिकली दे आर सॉलिड बाय नेचर। जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब मेटल जो है वो बाय नेचर दे आर सॉलिड, है ना। तो अगर हमको चेक करना हो कि कोई एक एलिमेंट है, ए नाम दे दे रहे हैं, ऐसे ही नाम के लिए कुछ भी, कोई एक एलिमेंट है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो अगर हम स्टेट चेक करेंगे तो ये चेक करेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जनरली जितने भी मेटल्स 118 एलिमेंट्स कल जिक्र किए थे कि अभी तक जितने भी एलिमेंट्स का खोज किया गया है उसमें टोटल मिला के 118 एलिमेंट्स हैं, है ना। 118 एलिमेंट्स में जितने भी मेटल्स हैं उन सारे मेटल्स में मेजॉरिटी ऑफ देम, ज्यादातर मेटल्स उसमें से सॉलिड पाए गए हैं, है ना। तो स्टेट के हिसाब से मेटल्स क्या होते हैं, जनरली दे आर सॉलिड बाय नेचर, है ना, दे आर सॉलिड बाय नेचर। अब देखिएगा हर एक केस में, हर एक चीज में एक्सेप्शन होता है ना। एक्सेप्शन होता है मतलब कोई उस प्रॉपर्टी या उस एक पर्टिकुलर पॉइंट से अलग हो जाता है ना। है तो वो मेटल, लेकिन वो बेसिकली मेटल होने के बावजूद भी वो सॉलिड ना होकर के लिक्विड है ना। तो ऐसा एक मेटल जो सॉलिड नहीं है लेकिन मेटल होने के बावजूद भी वो लिक्विड है, इसका एक्सेप्शन केस है मरकरी। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेटल भी है लेकिन वो सॉलिड नहीं है, वो इकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड बाय नेचर होता है ना। एक्सेप्शन इज ओनली मेटल इन लिक्विड इज मरकरी, है ना। मरकरी थर्मामीटर में होता है ना मरकरी, मरकरी इसको हिंदी में पारा कहते हैं, हिंदी में उसको पारा कहते हैं, PARA पारा कहते हैं, है ना। सॉरी हिंदी में PARA तो नहीं होगा लेकिन हिंदी में उसको पारा कहते हैं, है ना, ऐसा पारा, ठीक है, पारा कहते हैं, हिंदी में पारा कहते हैं उसको, है ना। तो मरकरी इकलौता ऐसा मेटल है, इकलौता मेटल ऐसा है जो मेटल होने के बावजूद भी वो सॉलिड नहीं है, वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं दे आर ऑल बाय नेचर दे आर सॉलिड बाय नेचर, है ना। वो सब के सब क्या है, सॉलिड है। ज्यादातर मेटल्स जो है बाय नेचर दे आर सॉलिड। इकलौता मेटल जो सॉलिड नहीं है वो है मरकरी, है ना। मेटल है मरकरी जो है वो मेटल है लेकिन वो सॉलिड नहीं है, वो बाय नेचर दे आर लिक्विड, है ना। मरकरी आर लिक्विड। वैसे ही अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जो है वो सॉलिड भी होते हैं, दे आर लिक्विड आल्सो एंड दे आर गैसियस बाय स्टेट आल्सो, है ना। जितने नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब जो है उसमें बहुत सारे नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो सॉलिड है, कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो लिक्विड है और कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जो गैस भी हैं, है ना। एग्जाम्पल नॉन मेटल्स में, सॉलिड में आपको एग्जाम्पल आ जाएगा सल्फर, फास्फोरस, है ना। लिक्विड में आ जाएगा आपको क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। गैस में आ जाएगा आपको ऑक्सीजन, नाइट्रोजन,
है ना, ठीक है। अब जब हम लोग बात करते हैं स्टेट का, तो उसमें एक फैक्टर आता है टेम्परेचर, है ना। हम लोग किसी भी मेटल को सॉलिड होना, लिक्विड होना, या किसी भी नॉन मेटल को सॉलिड, लिक्विड या गैस स्टेट में होना, जब उसका स्टेट चेक हो रहा है तो हम उस वक्त टेम्परेचर जो मान के चलते हैं वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, विच इज इक्वल टू 25 और 26 डिग्री सेल्सियस, है ना। 25-26 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर कहते हैं, जो हमारे नॉर्मली हमारे घर में जो टेम्परेचर होता है 25-26 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो जब भी हम ये चेक करते हैं कि कोई एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है, तो उस वक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होना चाहिए, है ना। कैसा होना चाहिए, स्टेट इज ऑलवेज चेक्ड एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर, है ना, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ज्यादातर मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, है ना। इकलौता मेटल जो कि मेटल होने के बावजूद भी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड होता है, वो कौन सा मेटल है, वो है मरकरी। कौन सा है, मरकरी, ठीक है। और जो मेटल्स, नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में स्टेट का क्या होता है, नॉन मेटल्स जो है वो कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड भी है, कुछ नॉन मेटल्स लिक्विड भी है, और कुछ नॉन मेटल्स गैस भी है ना। मतलब नॉन मेटल्स में, नॉन मेटल्स कैन बी सॉलिड आल्सो, दे कैन आल्सो बी लिक्विड, दे कैन आल्सो बी गैस, बट metals can only be solid by nature, exception is only mercury। मरकरी एकलौता ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। बाकी जितने भी मेटल्स हैं दे ऑल आर सॉलिड बाय नेचर, जबकि इसके उल्टा नॉन मेटल्स सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैस भी होते हैं, और संख्या भी एक नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर नॉन मेटल्स का एग्जांपल लें तो सॉलिड में सल्फर और फास्फोरस एग्जांपल है, लिक्विड में क्लोरीन और ब्रोमीन है ना, गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, है ना। जो हवा में हम लोग ऑक्सीजन देखते हैं वो क्या होता है, गैस होता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है ना। क्लोरीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड होता है, सल्फर सॉलिड होता है, फास्फोरस सॉलिड होता है ना। और ये सब के सब क्या है, ये सब के सब नॉन मेटल्स है। जबकि इसके उल्टा मेटल्स क्या है, जितना भी मेटल है सब का सब सॉलिड है, इकलौता एक को छोड़ के वो कौन सा है, जो कि रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ना होकर के लिक्विड होता है, वो है इकलौता मरकरी। बात समझ में आ गया। तो ये हो गया स्टेट की बात। तो जब प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में स्टेट की बात करेंगे तो एलिमेंट्स को किस बेसिस पर चेक करेंगे, एलिमेंट्स को चेक करेंगे स्टेट के बेसिस पे। तो ये चेक करेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है ना। तो अगर कोई एलिमेंट हमको अगर सॉलिड दिखा तो ज्यादातर उम्मीद है कि अगर वो सॉलिड होगा तो वो मेटल ही होगा। हो सकता है वो नॉन मेटल भी हो, क्योंकि सॉलिड जो है वो सल्फर और फास्फोरस एग्जांपल है ना, कि वो नॉन मेटल होते हुए भी सॉलिड है ना। लेकिन कोई भी नॉन मेटल आपको लिक्विड तो नहीं मिलेगा, कोई भी मेटल लिक्विड नहीं मिलेगा। कोई इकलौता मेटल जो लिक्विड होता है वो कौन सा है, वो मरकरी, है ना। कोई भी आपको मेटल गैसियस स्टेट में तो है ही नहीं, एक भी मेटल ऐसा नहीं है जो गैसियस स्टेट में होता हो, है ना। सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी को छोड़कर सब के सब मेटल सॉलिड होता है। लेकिन नॉन मेटल सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, गैस भी होता है। एग्जाम्पल्स आपको बता चुके हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में वो आता है आपको हार्डनेस, है ना। जब हार्डनेस की बात करेंगे तो हम मेटल को ये चेक करेंगे कि अगर मेटल हो या नॉन मेटल हो, किसी भी एलिमेंट को अगर हमको चेक करना है कि हार्डनेस के हिसाब से कि वो सॉलिड है, वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो कैसे चेक करेंगे। हमको क्या चेक करना है कि कोई एलिमेंट है ना, उसको हार्डनेस के हिसाब से हमको चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। तो हार्डनेस का मतलब होता है कि कोई मेटल का हार्ड या सॉफ्ट होना, है ना। बोलेंगे सर ये हार्ड होना और सॉफ्ट होना कैसे पता चलेगा, है ना। जब किसी भी मटेरियल के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं ना, देखिए जैसे मान लीजिए ये सॉलिड है ना, ये मेटल है नॉन मेटल है बात की बात है ना। अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे, दबा रहे हैं, हम इसको दबा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स ऊपर से नीचे क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, दबाने की फोर्स कोशिश कर रहे हैं,
और इस दौरान किस तरह का फोर्स लगा रहे हैं? इस दौरान जो फोर्स हम लगा रहे हैं हार्डनेस को चेक करने के लिए, कौन सा फोर्स लगता है? कंप्रेसिव फोर्स, है ना, कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स लगता है, तो बेसिकली मेटल्स में क्या होता है कि जब मेटल्स के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं और क्रश करने की कोशिश करते हैं, तो जनरली जितने भी मेटल्स हैं वो कंप्रेस करने पर टूटता नहीं है, क्रश नहीं होगा, है ना। लेकिन नॉन मेटल जो है ये जो कंप्रेस हार्डनेस है, हार्डनेस में इकलौता एक्सेप्शन जो है वो आपको सोडियम और पोटेशियम है ना। एक्सेप्शन जो है वो आपको सोडियम और पोटेशियम है, जो कि मेटल होने के बावजूद भी सॉफ्ट होता है। मतलब क्या हुआ कि जितने भी मेटल्स हैं वो सब के सब बाय नेचर हार्डनेस के हिसाब से दे आर हार्ड, है ना। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, है ना। कंप्रेसिव फोर्स के हिसाब से हार्डनेस अगर चेक करेंगे तो मेटल्स जो है वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, और नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होता है ना। एक्सेप्शन इसमें है, एक्सेप्शन है आपके बुक में भी दिया हुआ है कि क्या कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो मेटल होने के बावजूद भी हार्ड न होकर के सॉफ्ट होते हैं। कौन कौन सा है? सोडियम और पोटेशियम मेटल होने के बावजूद भी दे आर सॉफ्ट बाय नेचर, है ना। उसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं दे आर हार्ड, है ना। नॉन मेटल्स में क्या होता है, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सब के सब एक्सेप्ट एक दो को छोड़ के, बताइए कौन सा, है ना, एक्सेप्ट एक दो को छोड़ के सब के सब नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट बाय नेचर, है ना। जब उनको हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, तो कंप्रेसिव फोर्स उनका ज़्यादा नहीं होगा, है ना। बहुत कम दबाव पर ही वो क्रश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, टूट जाएगा, है ना। तो ऐसा कौन कौन सा होता है? वैसा जो नॉन मेटल होगा वो सॉफ्ट कहलाएगा। क्या होता है? नॉन मेटल्स हार्डनेस के हिसाब से नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। कैसे? कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर टूट जाएगा, है ना। जब उनको हम कंप्रेस करेंगे, नॉन मेटल्स को कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, जैसे मान के चलिए एक एलिमेंट है ए, दूसरा एलिमेंट है बी, है ना। ए के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाए तो वो नहीं टूटा, जब बी के ऊपर उतना ही कंप्रेसिव फोर्स लगाए, जितना फोर्स हम ए के ऊपर लगाए थे, अगर उतना ही फोर्स बी के ऊपर लगाए तो वो टूट गया। तो हम समझेंगे कि ए जो है वो मेटल है और बी जो है वो नॉन मेटल है। बात समझ आ गया? ठीक है, तो हार्डनेस के हिसाब से मेटल्स कैन बी एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू सॉफ्ट एंड हार्ड नेचर, और जनरली मेटल्स आर हार्ड बाय नेचर एंड नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बाय नेचर, है ना। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो दूसरा पॉइंट है जिस पर एलिमेंट को चेक किया जाता है कि एलिमेंट जो है वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो उसमें क्या पैरामीटर चुना गया? वो चुना गया हार्डनेस। कौन सा पैरामीटर चुना गया? हार्डनेस। हार्डनेस में कैसे चेक होता है? हार्डनेस में एलिमेंट के ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। कैसा फोर्स लगाया जाता है? कंप्रेसिव फोर्स। कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है, और कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर जो नेचर दिखेगा वो क्या दिखेगा कि कोई एलिमेंट जो है, मेटल कह रहे हैं, कोई एलिमेंट जो है वो या फिर हार्ड होगा या फिर सॉफ्ट होगा। अगर वो एलिमेंट हार्ड हुआ तो उसका मेटल होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। अगर वो सॉफ्ट हुआ तो वो नॉन मेटल होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। एक्सेप्शन जो कि हार्ड होने के बावजूद भी नॉन मेटल है वो है कार्बन। कार्बन का कुछ रूप ऐसा है जो कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी हार्ड होता है, जिसमें एग्जाम्पल है डायमंड। डायमंड जो है वो कार्बन से बना हुआ होता है ना। उसका ये जो प्रॉपर्टी है उसको डिटेल में आपको 10वीं क्लास में पढ़ना है ना। लेकिन अभी के लिए मान के चलिएगा डायमंड जो है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बन, है ना। और कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज फाउंड ऑन अर्थ सरफेस, है ना। पूरे धरती पर सबसे हार्ड सब्सटेंस जो कि नोन है, जो जानकारी में अभी तक है, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है? वो है डायमंड। तो ऐसे तो हार्डनेस के हिसाब से अगर हार्ड है, डायमंड हार्ड है, तो उसको तो मेटल होना चाहिए था, लेकिन वो मेटल नहीं है, वो नॉन मेटल है, ठीक है। वो कार्बन से बना हुआ होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट होने के हिसाब से ज़्यादातर मैक्सिमम ऑफ नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बाय नेचर एंड मेटल्स आर हार्ड बाय नेचर, है ना। एक्सेप्शन में हार्डनेस में मेटल्स में एक्सेप्शन है कि मेटल होने के बावजूद भी हार्ड ना होकर के सॉफ्ट है,
सोडियम और पोटेशियम। और नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन क्या है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो सॉफ्ट न हो करके हार्ड है, वो है डायमंड, कार्बन। ठीक है, बात समझ आ गया। तो ये हो गया आपका दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी जिसके हिसाब से हम किसी भी एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि वो एलिमेंट मेटल है या नॉन मेटल है। वो कौन सा प्रॉपर्टी है, वो है हार्डनेस। हार्डनेस में कौन सा प्रॉपर्टी चेक होगा, किसी भी मेटल किसी भी एलिमेंट का हार्डनेस चेक होगा, तो उसमें एलिमेंट का ये प्रॉपर्टी चेक किया जाएगा कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तो बोलेंगे कैसे चेक करेंगे हार्ड है या सॉफ्ट है, उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाएगा, है ना। जिसका कंप्रेसिव फोर्स ज़्यादा होगा उसका मेटल होने का चांसेस ज़्यादा है। जिसका कंप्रेसिव फोर्स कम हुआ मतलब कम क्वांटिटी ऑफ कंप्रेसिव फोर्स पर ही वो टूट गया, है ना। या ये कहिए कि कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर वो टूट जाए तो वो बेसिकली आपको नॉन मेटल ही होगा, नॉन मेटल होने का चांसेस ज़्यादा है उस एलिमेंट का जो कंप्रेसिव फोर्स लगाने पर टूट जाए। ठीक है, नॉन मेटल्स जो है वो टूट जाता है और मेटल्स जो है वो नहीं टूटता है। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि हार्डनेस के हिसाब से एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज हार्ड एंड सॉफ्ट। अगर हार्ड हुआ तो वो मेटल होगा, सॉफ्ट हुआ तो वो नॉन मेटल होगा। हार्ड और सॉफ्ट कैसे चेक करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स पर चेक करेंगे, है ना। और एक्सेप्शन क्या है, मेटल होने के बावजूद भी कुछ मेटल ऐसा है जो सॉफ्ट है। कौन कौन सा, सोडियम और पोटेशियम, है ना। वैसे नॉन मेटल्स में भी एक्सेप्शन है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसको होना चाहिए था सॉफ्ट लेकिन हार्ड है ना। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है डायमंड, है ना। डायमंड जो है वो कार्बन का बना होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड जो कि कार्बन से बना हुआ होता है, कार्बन एक नॉन मेटल है इसलिए डायमंड एक नॉन मेटल हुआ। नॉन मेटल होने के बावजूद भी इस पूरे धरती पर सबसे हार्ड सब्सटेंस जो माना जाता है वो होता है डायमंड। इसलिए आप देखे होंगे डायमंड का इस्तेमाल होता है ग्लास कटिंग में, मेटल कटिंग में इस्तेमाल होता है। ग्लास में वो हार्डवेयर के शॉप में जाइएगा ना तो जो शीशा का काटने का काम होता है, शीशा को काटने का काम, उसमें एक पेन की तरह चीज़ होता है ना, पेन की तरह चीज़ होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आगे में डायमंड हेड लगा होता है, डायमंड का छोटा सा बहुत छोटा सा पीस लगा हुआ रहता है ना। वो हार्ड होने के बावजूद वो क्या, हार्ड होने के कारण वो क्या करता है, वो इस्तेमाल होता है आपको ग्लास को कट करने के लिए, है ना। वैसे अगर ग्लास को आप छुरी से काटना चाहिए तो कटेगा, कभी नहीं कटेगा, बस में रहा है। तो क्योंकि उसका हार्डनेस बहुत ज़्यादा होता है डायमंड का, इसलिए वो बहुत जगह पर कटिंग टूल के तौर पर, कटिंग हेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो बहुत हार्ड मटेरियल होता है उनको कट करने में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि है वो नॉन मेटल। बेसिकली होना तो चाहिए था मेटल को जो कि हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस हो, है ना। लेकिन डायमंड जो है नॉन मेटल होने के बावजूद भी हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ नोन टिल डेट। आज तक जितना भी चीज़ों का खोज किया गया है उसमें सबसे हार्ड अगर कोई सब्सटेंस जो कि इस धरती पर मौजूद है वो है डायमंड। अगर हार्ड है तो उसको तो होना चाहिए था मेटल, लेकिन है क्या वो, नॉन मेटल, कार्बन का बना होता है, कार्बन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, तो सेकंड पैरामीटर हो गया। जो तीसरा पैरामीटर आता है वो होता है स्ट्रेंथ, है ना। अब बोलेंगे सर स्ट्रेंथ से कैसे समझेंगे, है ना। स्ट्रेंथ से समझेंगे कैसे कि कोई भी एलिमेंट को चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है तो उसके स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। स्ट्रेंथ कैसे चेक होता है, स्ट्रेंथ चेक होता है, अभी इसके जस्ट पहले एक फोर्स बताए, कंप्रेसिव फोर्स। वैसे ही कंप्रेसिव फोर्स में क्या कर रहे थे, हम चीज़ों को दबा रहे थे, है ना। वैसे ही स्ट्रेंथ जब चेक होता है तो स्ट्रेंथ में चीज़ों को दबाते नहीं, इसको खींचते हैं, है ना। ऐसे ऐसे इस एंड से और इस एंड से अगर हम इसको खींचें, है ना, इसको खींचें तो इस तरह इस दौरान जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कहते हैं टेंसाइल फोर्स, है ना। टेंसाइल फोर्स, कौन सा फोर्स, टेंसाइल फोर्स। वो फोर्स जो पुल फोर्स हो। फोर्स का डेफिनेशन क्या है, अ पुश और अ पुल। तो कंप्रेसिव फोर्स में पुश कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। टेंसाइल फोर्स में क्या होता है, हम पुल करते हैं, क्या करते हैं, किसी एक मटेरियल को जिसको चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, उसके ऊपर दोनों एंड से फोर्स ऐसा लगाएंगे कि वो उसको खींचे, है ना।
फोर्स खींचे, तो जब फोर्स खींचेगा तो इस दौरान जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं टेंसाइल फोर्स। और जब इस पर चेक होता है कोई भी एलिमेंट, तो जो नॉर्मली मेटल्स में होता है, मेटल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब खींचने पर वो खींच तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। खींचने पर क्या होगा, वो खींच जाएगा, लंबा हो जाएगा, खींचने पर खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। मतलब बहुत लंबे या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ टेंसाइल फोर्स पर भी वो टूटेगा नहीं, वो उसका लेंथ लंबा हो जाएगा, उसका थिकनेस हो सकता है कम हो जाए, जैसे इसको कहते हैं थिकनेस, इसको कहेंगे थिकनेस, है ना, ये जो दिख रहा है ना गोलाई, इसको थिकनेस कहते हैं, मोटाई गोलाई, इसको थिकनेस कहते हैं, है ना। तो वो जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो कोई अगर मेटल होगा तो हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ टेंसाइल फोर्स को वो झेल सकता है, मतलब खींचने पर खींच जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। लेकिन इसका उल्टा नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स में जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो टेंसाइल फोर्स लगाने पर बहुत कम क्वांटिटी ऑफ टेंसाइल फोर्स में ही वो क्या होगा, वो खींचेगा नहीं, वो टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, है ना। तो इसमें क्या कहेंगे, स्ट्रेंथ के हिसाब से मेटल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है किसमें, मेटल्स में। जब नॉन मेटल्स में आएंगे तो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, सुना है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए आप देखे होंगे जब घर बनाते हैं ना, ढलाई करते हैं या कॉलम बनाते हैं या छत ढालते हैं, तो छत ढालने के दौरान देखे होंगे कि छत की ढलाई में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है ना, सरिया का, छड़ का इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो मेटल का होता है, स्टील होता है वो, बेसिकली क्या होता है, स्टील, मतलब मान के चलिए ना आयरन होता है वो, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं कि वो डालने का रीज़न क्या है, जब छत का ढलाई करते हैं तो हम मान के चलते हैं ना कि छत का वजन होगा, है ना, छत का वजन होगा, तो जब उसके ऊपर फोर्स पड़ेगा तो वो लपेगा नहीं, मतलब लचेगा नहीं, जैसे नहीं होता है कि ऐसे मुड़ेगा नहीं, ठीक है, मुड़ेगा नहीं। अगर छत का वजन पड़ेगा छत पर तो ऐसा वो एक धनुष की तरह हो जाएगा ना। मान के चलिए ऐसा है, ये कॉलम है और ये कॉलम है और इसके ऊपर छत का ढलाई कर रहा है, ठीक है। तो इस छत के ढलाई में क्या होता है, इसमें सरिया डाल दिया जाता है, सरिया डाल दिया जाता है ना, लोहा, लोहा डालने का पर्पस क्या है, जब छत का वजन पड़ेगा ना तो ये मुड़ेगा नहीं, है ना, इसको ऐसा नहीं होगा, ठीक है, या ऐसा नहीं, जिसको देहात वहात में भाषा में नहीं कहते हैं, गाँव में, तो लपेगा नहीं, लपेगा नहीं मतलब लचीला नहीं होगा, वो क्या करेगा, उस छत के वजन को अपने ऊपर रोक के रखेगा। क्यों, जब टेंसाइल फोर्स लगेगा, जब टेंसाइल फोर्स होता है छत में, उस टेंसाइल फोर्स को रोकने के लिए लोहा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि लोहा क्या है, लोहा मेटल है और मेटल्स का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ना, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, इसीलिए छत के ढलाई में लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आया, है ना। तो बोलेंगे किस लिए इस्तेमाल करते हैं, टेंसाइल फोर्स को रोकने के लिए, है ना, टेंसाइल फोर्स को रोकने के लिए। इस दोनों के बीच में, इस दोनों के बीच में जब इस पे वजन पड़ेगा ना तो ये ऐसे नीचे की ओर बेंड होना चाहेगा, लेकिन इस नहीं बेंड होने के से रोकने के लिए, वो बेंड ना हो, छत जो है वो लपे नहीं, है ना, उसको रोकने के लिए उसमें सरिया का इस्तेमाल किया जाता है, लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, लोहा मेटल है और मेटल का हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो बोलेंगे किस फोर्स पर चेक होता है स्ट्रेंथ, तो बोलेंगे टेंसाइल फोर्स पर चेक होता है। तो बोलेंगे मेटल्स में क्या होता है, मेटल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब हाई टेंसाइल फोर्स लगने पर भी वो खींच तो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। क्या होगा, टूटेगा नहीं। जबकि नॉन मेटल्स में क्या होगा, जब टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो लो टेंसाइल फोर्स पर ही वो टूट जाएगा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी ऑफ टेंसाइल फोर्स लगाने पर, ज़्यादा जोर से नहीं भी खींचेंगे तो भी वो टूट जाएगा, है ना। तो क्या होता है, स्ट्रेंथ के हिसाब से मेटल्स में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, नॉन मेटल्स में लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। चौथे पॉइंट पर आते हैं लस्टर, है ना, लस्टर, लस्टर पढ़िए, लस्टर पढ़िए, है ना, उसको ऐसे पढ़ते हैं लस्टर को,
लस्टर, ठीक है, लस्टर पढ़ते हैं, लस्ट्रस, ठीक है। तो लस्टर पढ़िए या लस्टर भी पढ़ते हैं बहुत लोग, है ना, तो लस्टर भी पढ़ सकते हैं। तो लस्टर प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? लस्टर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट को चेक करना है कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये चेक करते हैं कि अगर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, अगर किसी एलिमेंट के ऊपर रोशनी पड़ रहा हो, लाइट पड़ रहा हो, तो क्या वो चमकता है, उसका सरफेस शाइन करता है या नहीं करता है ना। तो आप देखे होंगे घरों में आप लोगों के मम्मी या और भी जो घर में लेडीज होंगी, वो लोग ज्वेलरी पहनता है, आभूषण, है ना, गले में का, कान में का, नाक में का, या और भी हाथ में चूड़ी वगैरह पहनता है लोग, है ना, सोने का, है ना। तो सोने का या चांदी का पैर में पायल वगैरह पहनते हैं, या उंगली में भी, पैर की उंगली में चांदी का अलग अलग रिंग तरह का रहता है, उसको पहनते हैं। उसको सोने या चांदी का ही क्यों बनाया जाता है ना, लोहे का क्यों नहीं बनाया जाता है ना। उसका कारण यह है कि सोने और चांदी का लस्ट्रस प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होता है ना। गोल्ड और सिल्वर जो है, दे आर मेटल्स विच आर हैविंग हाई लस्टर, है ना। हाई लस्टर मतलब जब रोशनी में पड़ेगा तो वो चमकेगा, है ना, शाइन करेगा, है ना, उसका चमक होता है ना। तो लाइट का प्रेजेंस जरूरी क्यों है? मान के चलिए अंधेरे कमरे में, कमरा में बिल्कुल घुप अंधेरा है, तो जब अंधेरा होगा तो कोई चीज चमकेगा? सोना चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, वो अंधेरा में दिखेगा? अंधेरा में दिखेगा ही नहीं, है ना। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हेन द सरफेस ऑफ एनी एलिमेंट हैज अ शाइनी सरफेस, है ना, चमकने वाला सरफेस हो, है ना, चमकने वाला सरफेस हो, तो कहेंगे कि वो मेटल है। और वैसा एलिमेंट जिसका सरफेस लाइट पड़ने पर उसके सरफेस का अपीयरेंस शाइनिंग नहीं हो, है ना, शाइनिंग सरफेस नहीं हो, तो वैसे एलिमेंट को हम कहेंगे दे आर नॉन मेटल बाय नेचर, है ना। तो लस्ट्रस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी सरफेस का, एलिमेंट के सरफेस का लाइट के प्रेजेंस में अपीयरेंस कैसा है। लस्ट्रस अगर होगा तो उसका सरफेस शाइनिंग होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। और अगर नॉन लस्ट्रस हुआ तो उसका सरफेस जो है वो नॉन शाइनिंग होगा, उसका सरफेस शाइन नहीं करेगा लाइट पड़ने के बावजूद भी, है ना। तो अगर मेटल्स में कहेंगे तो लस्टर के हिसाब से क्या होंगे, क्या लिखेंगे कि मेटल्स आर लस्ट्रस बाय नेचर, लस्ट्रस, TROUS, है ना, लस्ट्रस बाय नेचर। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस बाय नेचर। बात समझ आ गया? तो बोलेंगे ये प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है? ये प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट का अगर चेक करना हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है, तो ये प्रॉपर्टी चेक करने के लिए लाइट की जरूरत होती है ना। लाइट अगर सरफेस ऑफ एनी एलिमेंट के ऊपर पड़ रहा हो, किसी भी एलिमेंट के सतह पर लाइट पड़े और लाइट पड़ने पर उसका सरफेस जो है वो शाइन करे, चमके, तो कहेंगे कि वो मेटल है। और लाइट पड़ने के बावजूद भी किसी एलिमेंट का सरफेस अगर शाइन नहीं करे या नहीं चमके, हिंदी में शाइन का मतलब चमकना, है ना, शाइन ना करे, तो अगर ऐसा होगा तो उस एलिमेंट को हम उम्मीद करेंगे कि वो एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जितना मेटल है वो सब का सब शाइनिंग ही होता है। जनरली ऑल द मेटल्स आर लस्ट्रस बाय नेचर एंड जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस बाय नेचर, है ना। नॉन मेटल्स के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो उसका सरफेस शाइन नहीं करता है, एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन इज एवरीवेयर, है ना। वैसे ही मेटल्स आर लस्ट्रस बाय नेचर, मतलब मेटल्स के सरफेस के ऊपर जब लाइट पड़ता है तो उसका सरफेस जो है वो शाइन करता है। एग्जाम्पल है गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है ना। ये सब क्या है? ये सब मेटल होने के कारण दे आर लस्ट्रस बाय नेचर, मतलब इनके सरफेस के ऊपर लाइट पड़ता है तो वो शाइन करता है, चमकता है। और ये शाइनिंग सरफेस काफ़ी लंबे वक्त तक रहता है। ऐसा नहीं है कि गोल्ड आज चमक रहा है तो कल नहीं चमकेगा, है ना। वो जब टाइम टू टाइम पॉलिश करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज वो भी तो घिस जाता है या अलग अलग चीज़ों के संपर्क में आ रहा है। जैसे हाथ में अगर अंगूठी पहने हैं तो अंगूठी अगर पहने वो शाइन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आज शाइन करेगा एक हफ्ते बाद नहीं करेगा, एक हफ्ते बाद भी शाइन करेगा, लेकिन 2 साल 3 साल बीत जाने पर उसका सरफेस घिस जाता है यूज़ करते करते, तो थोड़ा उसका शाइन कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म हो जाएगा ऐसा नहीं है, है ना।
अगर गोल्ड है तो वो हमेशा ही शाइन करेगा, सिल्वर है तो हमेशा ही शाइन करेगा, है ना, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर क्या है, वो मेटल है ना। तो एग्जांपल्स ऑफ लस्ट्रस मेटल आर गोल्ड, सिल्वर, दे आर लस्ट्रस मेटल, ऐसा मेटल जो कि बहुत ज़्यादा शाइन करता है। और भी मेटल शाइन करता है लेकिन उतना नहीं करता है जितना गोल्ड और सिल्वर करता है, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल्स में क्या है, नॉन मेटल्स में क्या होगा, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस बाय नेचर, दैट मीन्स on the falling of light on the surface of non-metal they will not shine, they will not shine। बात समझ में आ गया। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी तक, लस्टर तक। कल का जो क्लास में है उसमें और आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके 4-5 और 5-6 फिजिकल प्रॉपर्टी और दिया हुआ है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। आज का जो प्रॉपर्टी पढ़ा है उसको ध्यान से बुक में पढ़िएगा, एग्जाम्पल्स को हर एक प्रॉपर्टी के साथ एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, है ना। और कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का चेक करने का पैरामीटर क्या है, तरीका क्या है, वो ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे स्टेट चेक कर रहे थे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, हार्डनेस चेक कर रहे थे तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे तो टेंसाइल फोर्स पर चेक किया जाता है, ये कंप्रेसिव फोर्स पर चेक किया था, हार्डनेस कंप्रेसिव फोर्स पर चेक किया जाता है, लस्टर शाइनिंग सरफेस पर चेक किया जाता है लाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो कौन सा प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी है और उसका आधार क्या है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, और हर एक का एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, है ना। जैसे अगर स्टेट का बात कर रहे थे तो बताए थे ना कि एक्सेप्शन है मरकरी, जो कि लिक्विड होता है, मेटल होने के बावजूद भी लिक्विड होता है, और बाकी सारा का सारा मेटल जो वो सब सॉलिड है। नॉन मेटल्स में हम ये कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, है ना। वैसे हार्डनेस का बात करेंगे तो मेटल्स में बहुत जो हार्ड मेटल है उसमें 1-2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। नॉन मेटल्स में हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है, लेकिन आप एक्सेप्शन याद रखिएगा, है ना, कि नॉन मेटल होने के बावजूद भी जो डायमंड है दैट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, जबकि है वो नॉन मेटल, है ना। जनरली ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट बाय नेचर। स्ट्रेंथ पे क्या चेक करते हैं, टेंसाइल फोर्स पर चेक करते हैं, मतलब पुल फोर्स लगाने पर वो चीज, वो एलिमेंट जो पुलिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स लगाने पर ना टूटे, है ना, लंबा हो जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं, तो बोलेंगे क्या है, वो मेटल है। लेकिन वो एलिमेंट जिसको टेंसाइल फोर्स लगाने पर टूट जाए, है ना, तो बोलेंगे वो क्या है, वो नॉन मेटल है ना। वैसे ही लस्टर के हिसाब से शाइनिंग सरफेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में वैसा एलिमेंट जिसका सरफेस शाइन करता है वो मेटल होता है जनरली, है ना, एक्सेप्शन हो सकता है 1-2, है ना। नॉन मेटल्स में वैसा एलिमेंट्स जो लाइट के प्रेजेंस में जिसका सरफेस शाइन ना करे उसको कहते हैं नॉन मेटल। आज समझ में आ गया। तो इतने प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन हमारा आज का एंड हो रहा है, कल फिर नए टॉपिक से शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है। थैंक यू।